हेलो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे क्लास 12th NIOS बोर्ड इंग्लिश कोड 302। तो इस बुक का चैप्टर 4 हम देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैप्टर नेम है भोली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखिए, इसमें स्टार्ट जो हो रहा है, स्टोरी के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया गया है, उसके बाद हमारा स्टोरी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो स्टोरी के बारे में जो कुछ भी इसमें गिवन है वो सब हम उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, जो भी स्टोरी में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसमें स्टेंजा वाइज स्टोरी है, यानी कि स्टेंजा है स्टोरी का, उसके बाद उस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन है। तो हम कंप्लीट सभी कुछ देखेंगे ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए। तो रीड करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भोली इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय रिनोन्ड इंडियन ऑथर के ए अब्बास। तो भोली एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, जिसको लिखा है इंडिया के ऑथर हैं के ए अब्बास। इन्होंने लिखा है, बहुत जाने माने इंडियन ऑथर हैं। इट टेल्स द poignant tale of a girl named सुलेखा मेजरली कॉल्ड भोली। तो ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका नाम सुलेखा था, और बहुत ही दिल को छूने वाली स्टोरी है। पॉइग्नेंट यानी टचिंग, यानी दिल को छूने वाली कहानी है। और इस लड़की का नाम, ज्यादातर इसको नाम तो इसका सुलेखा था, लेकिन सभी इसको भोली कहकर बुलाते थे। तो दिस गर्ल हु फेसेस सोसाइटल चैलेंजेस ड्यू टू हर फिजिकल डिसफिगरमेंट एंड लिमिटेड इंटेलिजेंस। तो इसे समाज में सोसाइटल सामाजिक चैलेंजेस का, यानी इसको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का करना पड़ा, सामाजिक मुश्किलों का सामना इसको करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर कुछ फिजिकली डिसफिगरमेंट इसका हो गया था, यानी इसके शरीर में कुछ कमियां आ गई थी। और इसकी इंटेलिजेंस भी लिमिटेड थी, यानी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इसको नहीं कहा जा सकता, तेज़ नहीं थी, सिंपल थी, बहुत भोली वाली लड़की थी। तो उसकी वजह से इसको सामाजिक में बहुत सारे दबावों का, बहुत सारे चैलेंजेस का इसको सामना करना पड़ा। द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम ऑफ एजुकेशन, सेल्फ एम्पावरमेंट एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एज भोली एम्बार्क्स ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ये जो स्टोरी है ये हमें बताती है, इसकी थीम क्या है स्टोरी की, कि एजुकेशन का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और अपने आप को एम्पावर करना, यानी अपने आप को सशक्त बनाना, शक्तिशाली बनाना, अपने ऊपर काम करके अपने आप को सशक्त बनाने की क्या महत्व है, और समाज हमारे से क्या एक्सपेक्ट करता है, यानी अगर कोई भी इंसान है उसको कैसे सामाजिक एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना पड़ता है। ये सारी बातें हमें इस स्टोरी में देखने के लिए मिलती हैं भोली के द्वारा। यानी भोली कैसे अपनी इस जर्नी को पूरा करती है, कैसे अपनी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को पूरा करती है, कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है, यानी चेंज करके एक सशक्त ह्यूमन बीइंग बनती है, एक सशक्त लेडी के रूप में वो उभरती है। वो हमें इस स्टोरी के थ्रू पता लगेगा। Through the character of Bholi, Abbas sheds light on struggles faced by marginalized individuals in a traditional society and the transformative power of education and self-confidence. तो इसमें जो अब्बास साहब हैं, उन्होंने भोली के कैरेक्टर के थ्रू उन लोगों के की क्या स्ट्रगल्स होती हैं जिन्हें कि हमारा समाज अनइम्पॉर्टेंट समझता है, ऐसे लोगों को जिनमें कुछ कमी होती है उन्हें हमारा समाज इम्पॉर्टेंट नहीं समझता। तो ऐसे लोगों को क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है, उनकी स्ट्रगल, उनकी जो लड़ाई होती है उसके ऊपर वो लाइट डालते हैं, मतलब उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, उसको उभार के इस स्टोरी में दिखाया गया है। और साथ ही क्या उन्होंने बताया है कि एजुकेशन और अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हम बिल्ड अप कर लें, कि पावर, एजुकेशन की पावर के थ्रू अगर हम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ले आए, तो हम कितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और सारे चैलेंजेस को अच्छे से पार कर सकते हैं। सोसाइटी में हमें जो भी चैलेंजेस मिलते हैं उनसे हम लड़ सकते हैं। The story captures the reader's empathy as it unfolds Bholi's journey from a timid girl to a more confident and empowered young woman. तो इस स्टोरी के द्वारा जो
पाठक है, रीडर है, उसकी एम्पैथी को ये स्टोरी कैप्चर करती है, यानी कि पढ़ने वाले के अंदर एक सहानुभूति डेवलप होती है भोली के लिए, कि कैसे भोली एक जो डरपोक लड़की थी, टिमिड थी, वो कैसे एजुकेशन के द्वारा कॉन्फिडेंट बनती है, एम्पावर्ड बनती है, शक्ति सशक्त यंग एक लड़की बनती है, एक नवयुवती बनती है, सशक्त नवयुवती कैसे वो बन जाती है, वो हम इस स्टोरी में देख। इस स्टोरी में आपको क्या लर्निंग आउटकम्स मिलेंगे, यानी आपको इसमें क्या सीखने के लिए मिलेगा, कि प्यार और एनकरेजमेंट, यानी जब हम किसी को एनकरेज करते हैं, है ना, किसी को प्रोत्साहित करते हैं, किसी को प्यार देते हैं, या फिर एजुकेशन जब किसी को मिलती है तो उससे उसकी क्या ज़रूरत है, स्पेशली जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जिनके अंदर कुछ कमी होती है, वो अपने भाग्य को कैसे संवार सकते हैं इन सब चीज़ों की मदद से, तो वो आप इसमें पहचानेंगे। और समाज में अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का क्या यूज़, यानी सही हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे। और साथ ही हम इसमें कुछ डिस्कशन वगैरह देखेंगे, डिबेट्स देखेंगे कुछ मुद्दों के ऊपर, और हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह दिखाए गए हैं। इस कहानी का जो प्लॉट है उसमें जो भी एक्शन लिया गया, जो भी काम किया गया, जो भी बिलीव डेवलप हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, वो सारे कारण को हम सारे आर्ग्यूमेंट्स को इस स्टोरी में देखेंगे। चलते हैं अब सीधे स्टोरी पर। सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं स्टोरी की और साथ ही एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। तो उसका नाम तो सुलेखा था, लेकिन सुलेखा उसको कोई बुलाता नहीं था बचपन से, सभी लोग उसको भोली कहते थे। भोली का क्या मतलब होता है, जो एक सिंपल सी लड़की होती है, थोड़ा जो बहुत ज़्यादा तेज तर्रार नहीं होती, बहुत ज़्यादा होशियार नहीं होती, तो ऐसा उसको समझा जाता था और इसी नाम से उसको बुलाया जाता था। तो अब बता रहे हैं उसकी फैमिली के बारे में बता रहे हैं। She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. तो क्या हुआ कि नंबरदार की बेटी है, रामलाल नंबरदार की बेटी है, एक बहुत बड़ा किसान है, बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है सुलेखा, और वो फोर्थ डॉटर है, यानी उससे बड़ी 3 बेटियां और हैं रामलाल की, फोर्थ नंबर पे सबसे छोटी बेटी सुलेखा या भोली है। तो जब वो केवल 10 महीनों की थी तो वो अपनी चारपाई से, कॉट के ऊपर से गिर गई थी और अपने सर के बल गिरी थी, तो शायद सर पे उसको चोट लगी थी जिससे उसका ब्रेन कुछ डैमेज हो गया था। इसीलिए ये समझा गया कि वो थोड़ा भोली रह गई, थोड़ी कम उसके अंदर चतुराई थी, समझ थोड़ी कम थी उसकी, क्योंकि उसको बचपन में चोट लग गई थी अपने सिर के ऊपर। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली the simpleton। और इसीलिए वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई, थोड़ा पीछे रह गई, पीछे रहने वाली बच्ची बन गई, और उसको भोली कहा जाने लगा, एक सिंपल लड़की उसको समझा जाने लगा। At birth the child was very fair and pretty। बचपन में वो बहुत फेयर थी, बहुत सुंदर थी, प्रिटी थी, बहुत प्यारी बच्ची थी जब पैदा हुई थी। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो केवल 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको स्मॉल पॉक्स, चेक हो गया था। तो केवल उसकी आईज बच पाई थी, यानी आईज में उसको नहीं कुछ हुआ था, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। तो उस जब चेचक होता है तो उसमें जब वो ठीक हो जाता है तो क्या होता है, उसके काले काले निशान बॉडी के ऊपर रह जाते हैं, वो परमानेंट हो जाता है बॉडी के ऊपर ना। तो इसीलिए उसकी पूरी बॉडी के ऊपर काले काले धब्बे बन गए थे स्मॉल पॉक्स की वजह से, हमेशा के लिए। तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा देखने में कम अच्छी लगने लगी थी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। इसके बाद क्या हुआ कि अब धीरे धीरे सुलेखा भोली बड़ी हुई, लेकिन 5 साल की उम्र तक उसने बोलना नहीं सीखा, वो बोलती नहीं थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और फाइनली जब उसने 5 साल के बाद थोड़ा बोलना शुरू किया तो वो हकलाने लगी। स्टैमर यानी हकलाना, यानी एकदम से क्लियरली पूरे सेंटेंसेस नहीं बोलती थी, रुक रुक के बोलने लगी।
द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, तो दूसरे बच्चे क्या करते थे, उसका मजाक बनाते थे और उसकी नकल करते थे। एंड मिमिक्ड हर, मिमिक यानी इमिटेट करना, नकल उतारना, उसकी नकल उतारते थे। तो उसका क्या परिणाम हुआ? एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल, तो उसका ये नुकसान हुआ कि वो और भी कम बोलने लगी। वो कम बोलने लगी क्योंकि सब उसका मजाक बनाते थे, उसकी नकल करते थे, तो इसलिए वो बहुत कम बोलने लग गई थी। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी हैं, आप देख सकते हैं। डिसफिगर्ड मीन्स ब्लैमिश्ड या स्पॉइल द अपीयरेंस, जो चीज़ें हमारी अपीयरेंस को, यानी हम जैसे दिखते हैं उसको स्पॉइल कर दे, है ना, तो उसको बोलते हैं डिसफिगर होना। प्रॉस्पेरस यानी रिच। Ramlal had 7 children, the 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. तो रामलाल के 7 बच्चे थे टोटल, जिनमें 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। 4 लड़कियां ये तो हमने ऊपर देखा ही है, लेकिन उसके अलावा 3 लड़के और थे। तो इन सभी बच्चों में जो भोली थी वो सबसे ज्यादा छोटी। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। तो ये जो घर था, ये किसान का जो घर था, बहुत रिच फैमिली थी किसान की, और बहुत ज़्यादा अच्छे से खाने पीने के लिए बहुत अच्छी तरह से था उनके घर में। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो भोली को छोड़ के बाकी सभी बच्चे बहुत हेल्दी थे, स्वस्थ थे, स्ट्रॉन्ग थे, ताकतवर थे। The sons had been sent to city to study in schools and later in colleges. तो जो रामलाल के लड़के थे उस उनको रामलाल ने पढ़ाया लिखाया और शहर में स्टडी करवाई उनको, शहर के स्कूल्स में उसने पढ़ाया उनको, और बाद में कॉलेज भी पढ़ने के लिए भेजा। ऑफ द डॉटर्स, लड़कियों में राधा सबसे ज़्यादा बड़ी थी, एल्डेस्ट थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और उसकी शादी हो चुकी थी। और जो सेकंड डॉटर थी मंगला। मंगला की मैरिज भी फिक्स हो गई थी, सेटल हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो जब ये हो चुका, उसकी मैरिज फिक्स हो गई मंगला की, तो रामलाल ने तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। तो वो जो तीनों लड़कियां थी, यानी सबसे बड़ी राधा, सेकंड मंगला और थर्ड चंपा, तीनों ही गुड लुकिंग थी, सुंदर थी, हेल्दी थी तीनों लड़कियां। तो इनके लिए जो वर ढूंढना, लड़के ढूंढने में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई रामलाल को। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो था भोली के लिए चिंतित था। ना ही तो उसके गुड लुक्स थे, क्योंकि पॉक मार्क्स आ गए थे उसके फेस पे, वो चेचक के धब्बे उसके फेस पे आ गए थे जिस जो अच्छे नहीं दिखते थे, और ना ही वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, है ना, अपनी बहनों की तरह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वो नहीं थी। तो इस वजह से रामलाल को भोली की बहुत ज़्यादा चिंता थी। तो इतनी स्टोरी हमने पढ़ ली है, सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया है। अब इसका इन्होंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सेक्शंस में डिवाइडेड है स्टोरी, और साथ ही हर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो क्या बताया है अभी तक, इन्होंने क्या बताया कि एक लड़की है जिसका नाम सुलेखा है और उसका निकनेम भोली है। उसको काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं बचपन से ही। वो नंबरदार रामलाल की बेटी है, 4th नंबर की बेटी है, और उसके सिर में चोट लग गई थी जब वो बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, उसके सिर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग पे असर पड़ा था। जब वो 2 साल की थी, उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी के ऊपर चेचक के ब्लैक धब्बे आ गए थे। ठीक है, वो बोल नहीं पाती थी। 5 साल की जब वो हुई तब तक वो बोल नहीं पाती थी, और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने हकलाना शुरू कर दिया, स्टैमर करना शुरू कर दिया। जो भोली के भाई बहन थे, सिबलिंग्स यानी भाई बहन थे, दूसरे भाई बहन थे, वो सब हेल्दी थे। तो इसलिए रामलाल को ज़्यादा चिंता भोली के भविष्य की थी, क्योंकि बाकी सब तो हेल्दी बच्चे थे, वो उनको उसने अच्छे से सेटल कर दिया था। क्योंकि भोली की क्यों चिंता थी? क्योंकि वो उसके ना तो देखने में वो इतनी अच्छी थी, ना ही वो इंटेलिजेंट थी। तो इस सेक्शन से हमें पता चलता है कि सोसाइटी में
सुंदरता की कितनी इम्पोर्टेंस है। और जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो पिछड़ जाते हैं कुछ बच्चे, तो सोसाइटी उनको कैसे अलग से उनके साथ डिफरेंट बिहेव करती है ना। जो होशियार हैं, तेज बच्चे हैं, देखने में सुंदर है, उनके साथ व्यवहार अलग होता है। और जो इस तरह से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं बच्चे, उनको सोसाइटी ठीक अच्छे से उनके साथ बर्ताव नहीं करती। तो ये सब हमें इस स्टोरी में देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बाद क्वेश्चंस हैं, ये हम देखेंगे एंड में स्टोरी कंप्लीट करने के बाद। आप चाहें तो इनको रीड कर सकते हैं। तो रीड करते हैं सेकंड सेक्शन। भोली वॉज 7 year old when मंगला वॉज मैरिड। तो जब भोली 7 साल की हुई तो उसकी बहन मंगला की शादी हो गई, सेकंड नंबर की डॉटर जो थी। उसी साल गांव में द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। तो उसी साल एक प्राइमरी स्कूल होता है 5th क्लास तक, लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला गया गांव में। तहसीलदार साहब आए। तहसीलदार साहब कम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तो ओपनिंग सेरेमनी के लिए, यानी जो फंक्शन था, स्कूल ओपनिंग का जो फंक्शन था, उसके लिए तहसीलदार साहब आए। उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तो क्या कहा उन्होंने कि रामलाल, तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो, यानी कि टैक्स कलेक्ट करते हो गांव में, तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी सरकार को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो, यानी सरकार की तरफ से यहाँ पे काम करते हो गांव में। तो तुम्हें गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है, एग्जाम्पल सेट करना है। और इसलिए तुम्हें अपनी लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना होगा। जब तुम भेजोगे तभी तो दूसरे गांव वाले भी अपने बच्चों को भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो ये उन्होंने रामलाल को समझाया। दैट नाइट रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ। तो ये बात रामलाल ने रात को अपनी पत्नी से डिस्कस की, उसकी सलाह मांगी। तो वो चिल्लाई, शी क्राइड, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। अगर लड़कियां पढ़ने स्कूल में जाएंगी, विद्यालय पढ़ने के लिए जाएंगी, तो उनसे कौन शादी करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल में इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन कर सके, उनकी बात को डिसोबे कर सके, कि उनकी बात को ना माने। तो ये साहस रामलाल में नहीं था। तो आखिरकार जो वाइफ थी उसने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू। मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। तुम ऐसा करो, भोली को स्कूल भेज दो, सेंड भोली टू स्कूल। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. अब देखो, अब क्या है कि बहुत कम चांस है कि वो उसकी शादी हो, गेटिंग हर मैरिड, उसकी शादी होने का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि वो देखने में भी अगली है, बदसूरत दिखती है, उसका फेस बदसूरत है, और उसमें सेंस भी कम है, समझ भी कम है। तो जो स्कूल के टीचर्स होंगे वो ही उसकी चिंता कर लेंगे। तो अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड। तो अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। तो भोली डर गई, भोली वॉज फ्राइटेंड। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक। वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसको याद था, रिमेम्बर्ड याद था, कि कुछ दिन पहले कैसे उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर ले जाया गया और उसको बेच दिया गया। तो उसको लगा कि शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो क्या बोली, नो 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 नो। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम फादर्स ग्रिप। वो डर के मारे चिल्लाई और अपना हाथ अपने पिता के हाथ ग्रिप से उसने छुड़ा लिया, उनकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया खींच के। तो उसके पिता क्या बोलते हैं, व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल। तो रामलाल चिल्लाता है उसके ऊपर, भोली के ऊपर, कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, तुम मूर्ख हो, मैं केवल तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल
फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, देन ही टोल्ड हिज वाइफ, let her wear some decent clothes today, or else what will teachers and other schoolgirls think of us when they see her? इसको आज थोड़ा ढंग के कपड़े पहना दो, नहीं तो जो टीचर्स हैं स्कूल में, जो अध्यापिकाएं हैं और दूसरी स्कूल की लड़कियां हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे उसको देख के। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए जाते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। जो उसकी बहनों के पुराने कपड़े होते थे वही उसको दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कोई उसके कपड़ों को ठीक करने या वॉश करने का, धोने का के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन आज शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। तो आज उसका लकी दिन था कि उसको एक साफ ड्रेस मिल रही थी। अब ये ड्रेस भी कैसी थी? चंपा की ड्रेस थी, जो बहुत सारी वॉशिंग होने के बाद, बहुत सारी धुलाइयों के बाद थोड़ी श्रिंक हो गई थी, यानी कि सिकुड़ गई थी, और इसलिए अब चंपा को वो आती नहीं थी, तो इसलिए वो भोली को आज दी जा रही थी। शी वॉज इवन bathed एंड ऑयल वॉज rubbed into her ड्राई एंड मैटेड हेयर। आज उसको नहलाया भी गया और उसके बालों में, जो हमेशा सूखे और उलझे हुए रहते थे, उनमें तेल लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. इस सब के बाद उसको विश्वास हुआ कि उसको एक किसी ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जो कि उसके घर से बेटर है। देखिए, यहाँ मैटेड हेयर का क्या मतलब होता है? हेयर दैट इज सीवियरली टैंगल्ड एंड नॉटेड इनटू अ थिक मैसी क्लम्प और मैट। यानी कि ऐसे बाल जो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, उनमें गांठें लगी हुई हैं, और जो एक मोटा सा बस घोंसला जैसे लग रहे हैं, ऐसे बाल को बोलते हैं मैटेड हेयर। ठीक है, अब ये सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको जल्दी से देख। तो इस सेक्शन में हमने क्या रीड किया कि भोली की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया है, यानी कि उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, क्योंकि उसको एक मौका मिल रहा है एजुकेशन का, उसको पढ़ाई का मौका मिल रहा है, अपनी ग्रोथ का, पर्सनल ग्रोथ का उसको एक मौका मिलने वाला है ना। उनके गांव में गर्ल्स का प्राइमरी स्कूल ओपन हो गया है, और भोली 7 साल की लड़की हो गई है, और तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। तो रामलाल की वाइफ ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि फिर उसकी लड़कियों से कोई शादी नहीं करेगा। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं, भोली को भेज देते हैं, क्योंकि वैसे भी इसकी शादी का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि ना ही तो वो अपीयरेंस उसकी अच्छी है, देखने में अच्छी नहीं है, और समझदार भी नहीं है, तो उसकी तो शादी होगी नहीं। तो इसको स्कूल भेज देते हैं। तो इसलिए रामलाल भी भोली को स्कूल ले जाता है, लेकिन जो भोली है वो डर रही है, उसको डर लग रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि स्कूल क्या चीज़ होती है, स्कूल क्या है, और वहाँ पे उसके साथ क्या होगा। तो उसके जो पिता हैं भोली के, वो उसको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए जोर देते हैं, क्योंकि भोली का पहला दिन था स्कूल में। और हालांकि हमेशा उसको खराब से कपड़े दिए जाते थे, पुराने, अपनी बहनों के पुराने कपड़े दिए जाते थे, लेकिन आज उसे एक साफ कपड़े मिले थे, जो पुराने ही थे लेकिन साफ थे। अदरवाइज उसको कोई साफ कपड़े, सुंदर कपड़े नहीं मिलते थे। तो उसको नहलाया जाता है, उसको ग्रूम किया जाता है, उसको अच्छे से बाल बाल बनाए जाते हैं। तो ये सब देख के उसको लगता है कि स्कूल एक अच्छी जगह होगी। जब उसके साथ उसको अच्छे से तैयार किया जाता है स्कूल ले जाने के लिए, तो उसने सोचा कि शायद उसे किसी अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि गर्ल्स की एजुकेशन की कितनी कम वैल्यू है हमारी सोसाइटी में, और मेन चीज़ जो होती है मैरिज होती है लड़कियों की लाइफ में। गांव में क्या समझा जाता है कि लड़कियों की लाइफ में जो मेन चीज थिंग है, मैरिज है, और एजुकेशन, कोई भी कुछ भी इम्पोर्टेंस लड़कियों की लाइफ में नहीं रखी जाती। तो जो एक बेकार समझी जाने वाली चीज़ है, यानी एजुकेशन को
भोली के लिए चूज किया जाता है क्योंकि मैरिज उसके लिए मतलब मैरिज करना उसके लिए डिफ़िकल्ट है, मैरिज हो पाना उसकी डिफ़िकल्ट है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको चलो एजुकेशन के लिए स्कूल ही भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप देख सकते हैं, अदरवाइज ये चैप्टर पूरा होने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स कवर करें। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, थर्ड पे स्टोरी का नेक्स्ट सेक्शन। When they reached school, the children were already in their classrooms. तो जब रामलाल और भोली स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले से ही अपने क्लासेस में थे, अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू हेड मिस्ट्रेस। तो जो रामलाल है वो अपनी बेटी को हेड मास्टरनी जो थी वहाँ पे उनको दे देता है। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर 5 fear laden eyes। अब वो अकेली रह गई वहां पर, पुअर लड़की, मतलब कि जो बेचारी भोली थी वो अकेली रह गई। उसकी आंखों में डर था और वो चारों ओर देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। तो बहुत सारे कमरे थे वहाँ पे और उन कमरों में उसी की तरह लड़कियां बैठी हुई थी, चटाई के ऊपर बैठी हुई थी और अपनी किताबों से पढ़ रही थी और अपनी स्लेट्स के ऊपर वो लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। तो जो हेड मास्टरनी थी वो भोली को एक क्लासरूम में ले गई और वहाँ एक कोने में उसको बैठने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है और वहाँ पे क्या क्या किया जाता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन उसको ये देख कर अच्छा लगा कि वहाँ पे इतनी सारी लड़कियां हैं जो उसी की उम्र की हैं। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। तो उसे आशा थी कि इनमें से कोई लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। तो जो क्लास में टीचर थी वो कुछ कह रही थी, लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली कुछ नहीं समझ पाई। शी लुक्ड एट पिक्चर्स ऑन दी वॉल। वो दीवारों पे लगी तस्वीरों को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। तो वहाँ पे उसने एक हॉर्स की पिक्चर देखी जो ब्राउन कलर का था और वो बिल्कुल वैसा ही घोड़ा था जैसा कि जिस पर बैठकर तहसीलदार उनके गांव आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। और जो काले रंग की बकरी थी, बकरी की जो पिक्चर थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उनके पड़ोस में बकरी है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और जो तोते थे हरे रंग के थे और ये तो इस तरह के तोते उसने आम के बाग में देखे थे। काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जो काऊ की पिक्चर थी वो बिल्कुल उनकी उसकी जो गाय थी लक्ष्मी उसके जैसी थी। देन सडनली भोली नोटिस दैट टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। तभी अचानक भोली ने देखा कि जो टीचर है वो उसके बिल्कुल पास आके खड़ी हुई हुई हैं, उसकी साइड में खड़ी हुई हैं और उसको देखकर मुस्कुरा रही। ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया है भोली कैसे पिक्चर्स को देख रही है और टीचर वहां पे खड़ी होकर उसको स्माइल कर रही है। तो अब टीचर बात शुरू करती हैं भोली से। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। भो 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 शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। तो भोली स्टैमर करती थी, हकला के बोलती थी, पूरा एक साथ नहीं बोल पाती थी। तो क्या बोलती है, भो भो भो, इससे ज्यादा वो नहीं बोल पाती। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। तो वो रोने लग जाती है, जब वो बोल नहीं पाती ठीक से तो वो क्या करने लग जाती है, रोने लग जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है, बाढ़ आ जाती है उसकी आंखों में कि वो ठीक से नहीं बोल पाई। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर। तो वो नीचे देखने लगती है, उसने सिर झुका लेती है जहाँ वो अपने कॉर्नर में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर।
तो वो ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पाती लड़कियों को ना, लड़कियों को ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पाती। डेयरिंग मीन्स नॉट डेयरिंग, हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि वो जानती थी कि लड़कियां उसके ऊपर अभी भी हंस रही होंगी, क्योंकि उसने देख बचपन से यही देखा है कि बच्चे उसका मजाक बनाते हैं जब वो अकलाती है तो इसलिए उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि वो ऊपर सर करके सबको देख सके। तो यहाँ पर इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो क्या हुआ, भोली स्कूल पहुंची, भोली स्कूल पहुंची और उसके फादर ने हेडमास्टरनी को के पास उसको छोड़ दिया। अब उसके अंदर बहुत डर था और वो क्लासरूम्स को देख रही थी कि कैसे क्लासरूम्स में लड़कियां भरी हुई हैं जो कि उसी की उम्र की हैं। हालांकि उसे नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसकी कोई एक फ्रेंड बन जाएगी। अब जब क्लास में टीचर उससे बात करती हैं, हाँ, क्लास में जब टीचर पढ़ा रही होती है तो भोली क्या करती है, पिक्चर्स को देखने लग जाती है, पिक्चर्स उसको बहुत अच्छी लगती हैं। तो भोली टीचर जो है भोली को देख लेती हैं और वो उससे उसका नाम पूछती हैं, लेकिन भोली हकलाने लगती है। और फिर जब ऐसा होता है तो उसको रोना आ जाता है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है, उसको बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस फील होती है, यानी कि नाउमीदी सी फील होती है कि वो नहीं बोल पा रही, तो अपना सिर झुका लेती है ताकि कोई उसका मतलब जो मजाक लोग बना रहे हैं उसको वो अवॉइड करना चाहती थी, वो नहीं देखना चाहती थी लोगों को, और लड़कियों को क्लास में नहीं देखना चाहती थी कि कैसे लोग उसका मजाक बना रहे हों। तो सेक्शन 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अ, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, रिमेनिंग चैप्टर। तब तक आप यहाँ तक रिवाइज कीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।